अ, इस लेक्चर्स में जो अभी हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया है उसमें हमने ये देखा कि हाउ टू प्रेजेंट योर डेटा विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, विद द हेल्प ऑफ स्टेम एंड लीफ एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और स्टैट्स का काम क्या है कि आपको ऐसे टूल्स प्रोवाइड करना जिससे आप बेटर कम्युनिकेशन कर सकें, अच्छी तरह से किसी को समझा सकें कि आपके पास जो डेटा सेट है वो एक्चुअली है क्या। Would you imagine कि आप सारा डेटा सेट, पूरा डेटा सेट एक सिंगल वैल्यू से भी बता सकते हैं, विदाउट ग्राफ, विदाउट एनी टेबल। पूरा डेटा सेट एक सिंगल वैल्यू से बता दें, लगेगा मुश्किल है। जैसे आप कह दें कि जी एक 10 पेजेस पर एक स्टोरी थी, कहानी थी, किसी को आपने एक्सप्लेन करना था वो स्टोरी क्या थी, तो एक वर्ड ये करें जी किसी एक मुल्क की कहानी थी जहां का जो प्रेसिडेंट था वो बड़ा ही बोल्ड डिसीजन करता था, बस बाकी सारे डिसीजन। तो एक आइडिया तो हो गया ना कि किसी एक कंट्री के प्रेसिडेंट के मतलब एक कहानी है। एग्जैक्टली अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही ये है, हाउ टू प्रेजेंट होल ऑफ योर डेटा विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल नंबर। हाउ टू मेजर दैट सिंगल नंबर, कौन सा बताएं, पहला बता दें, आखिरी बता दें, क्या बता दें, उसे ही हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक सिंगल नंबर से डेटे को प्रेजेंट करके बताना वो क्या चीज मेजर करे, आप उसकी सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करके बता दें, उसे मेजर ऑफ लोकेशन भी कॉल करते हैं। ये वर्ड तो बड़ा ही फेमिलियर है, सब लोग जानते हैं। मीन, जैसे आप एवरेज कहते हो, एवरेज और मीन में फर्क है, देखते हैं क्या फर्क है। पर हाल ये जो एवरेज का वर्ड है, अब जरा इमेजिन करें, हाँ पूरा डेटा सेट है जिसमें 50,000 वैल्यू है, मैं कहूंगा बताओ 50,000 वैल्यू बताओ, वो कहता है यार क्या बताऊं, मैं तुम्हें उनका वैल्यू का मीन बता देता हूँ, एवरेज बता देता हूँ। आप जरा समझ लेना कि ये डेटा डेसिमल्स में है, लाखों में है, हजारों की फिगर्स में है। आप कहेंगे क्या मीन है, वो कहता है जी इसका मीन 1.7 आता। मैं कहा ओके फाइन, डेटा डेसिमल्स में 2.7, 2.3, 1.9, 1.4। मुझे पता चला डेटा उसका जो है वो 80s की रेंज में है, 87, 83, 82, 81। मुझे फौरन समझ आ जाएगी कि ये जो डेटा सेट्स है ना, ये कोई 1.3, 1.2, 1.9 कुछ इस तरह से नहीं है, ये डेसिमल्स में है, और सॉरी 80s में है, तो ये 83, 84 के राउंड अबाउट वैल्यूज हैं। तो पता चल गया ना आपको, विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल डेटा वी कैन रिप्रेजेंट द कंप्लीट स्ट्रक्चर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। The diagrammatic representation of a data can give some impression about its distribution. डेटा किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ वैल्यू ज्यादा हो रही है, कहाँ वैल्यू कम है, तो कहता है जी जो डायाग्रामेटिक है, डायाग्राम है, वो यही बताती है। Even then there remain a need for single and quantitative, किसी एक सिंगल क्वांटिटी से बताना, which could be used to indicate the center of the distribution. ऐसी सिंगल वैल्यू बताना जो आपको ये बताए कि ज्यादातर इस डेटा सेट की वैल्यूज जो हैं वो कहां पर हैं। टेंडेंसी, रुझान को कहते हैं ना, टेंडेंसी ऑफ द वैल्यूज टू कंसंट्रेट एट देयर सेंटर इज द सेंटर टेंडेंसी, के ज्यादा वैल्यूज का रुझान किस जानिब है। एंड एनी मेजर indicating the center is called measure of center tendency. How to measure that center, कि वो कौन सी ऐसी वैल्यूज है कि ज्यादा वैल्यूज का जो रुझान है, टेंडेंसी है, वो उसी एक वैल्यूज की जानिब है, उसे ही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हम नाम देते हैं। एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू, एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू दैट समराइज द डेटा। समरी होती डेटे की, यस एवरेज समरी होती है। ये एक क्लास है, 100 में से उसके एवरेज नंबर 32 आए हैं। समरी एक आपको मैंने सिर्फ आपने बड़ी नालायक अभी 100 मार्क्स में से 32 की एवरेज बन रही है, इसका मतलब किसी स्टूडेंट के 32 है, किसी के 40 है, किसी के 27 है। मैं कहता हूँ दूसरी क्लास है, उसके एवरेज बनते हैं 84। आपने कहना बड़ी लाइक है, देखें एक वर्ड बोला मैंने और आप पूरा डेटा समझ गए, ऐसा ही है ना। यही तो हम कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स आपको ऐसी ऐसी टेक्निक्स बताती हैं कि आप बड़े शॉर्ट टाइम में अपना मैसेज किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एवरेज का पर्पज ये होता है,
just to communicate a one value in the data that is the representative of the data. अब एवरेज मेजर करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। टेक्निकली एवरेज को और क्या बोलते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 4 मेथड है। आप कहें जी एवरेज तो एक ही मेथड नहीं 4 है। वो जिस मीन को आप जानते हैं ना, टेक्निकली उस मीन का नाम है रिथमेटिक मीन। क्या नाम है उसका? रिथमेटिक मीन। देन another geometric mean, another harmonic mean, median, mode. नेम्स हैं इनके। कोई मीडियन है, ये अल्टरनेटिव नहीं है। अल्टरनेटिव का मतलब है पांचों में से कोई मेथड यूज कर लें, आंसर वुड बी द सेम। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाहौर जाना है, एक रास्ता है शेखुपुरा रोड, एक रास्ता है मोटरवे। दीज आर 2 अल्टरनेटिव वेज टू रीच अ लाहौर। ठीक है ना? ये अल्टरनेटिव नहीं है कि आप समझें जी पांचों में से कोई मेथड कर ले आंसर तो वही आना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अल्टरनेटिव ये बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में व्हाट इज द बेस्ट चॉइस टू फाइंड द एवरेज। क्योंकि मेजर सेंटर टेंडेंसी को क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड एवरेज। ये देखिए, अब ये कब कौन सा मेथड यूज करना है, द डिसीजन एज टू विच मेजर इज टू बी यूज्ड डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर सिचुएशन। अब आपका काम सिर्फ इतना नहीं है कि जी हम डेटे का मीन निकाल देंगे। भी वाई मीन, वो तो इसको सिर्फ कहते हैं। जीएम क्यों? हार्मोनिक मीन कब, मीडियन और क्वांटाइल्स कब, और मोड कब? यस, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें बड़े कॉमन जो हैं, जो कि इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आल्दो ये 5 हैं, लेकिन जो हम डिस्कस करेंगे वो 3 है। मीन, मीडियन एंड मोड। बाकी 2 है वो बड़ी लिमिटेड सिचुएशन में यूज होते हैं, बड़े लिमिटेड है। तो मोस्ट कॉमनली ये हमें 3 चीजों से फेस करना है। ये वही मीन है जिसको आप जानते हैं, स्टैट्स वाले इसका नाम अरिथमेटिक मीन को बोलते हैं। और ये पांचों के पांचों क्या हैं? ये एवरेज कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं। ये अल्टरनेटिव नहीं है। अल्टरनेटिव होते हैं सेम आंसर देते हैं, ये अल्टरनेटिव नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। सबको पता है, ये उसकी डेफिनेशन है। कहता है अ वैल्यू, मीन का कह रहा है, obtained by dividing the sum of all observation by their number, how many। ये उसकी डेफिनेशन है और ये उसका फार्मूला है। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू sum of all observation in the data and divided by the number of observation in the data। अब आप जरा नोटेशन आपको मैंने एक्सप्लेन की थी। वैल्यूज को किससे कहते हैं? एक्स के साथ। इसका क्या मतलब है? एक्स वैल्यू को कह रहा हूं, ये है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, ये लिखा हुआ। एंड नंबर ऑफ वैल्यूज, तो फिर ये क्या फार्मूला बन गया? ये बन गया फार्मूला अरिथमेटिक मीन का, जिसे हम जनरली मीन भी कॉल करते हैं, कहते हैं ना मीन। इसकी बड़ी फिक्स नोटेशन है, पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल बार लगा देते हैं, हम कॉल इट एज एक्स बार, indicate mean of the data। How to get it? Sum of all the values in the data divided by number of values in the data। तो ये आ गया mean of the data। तो फार्मूला अब आपको पता चल गया। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है।
बड़ा ही अमेजिंग है मीन के मतलब एक ऐसा फैक्ट जो कि शायद हमने कभी सोचा भी नहीं है। ठीक, अभी इसको डिस्कस करते हैं कि वो इतना अमेजिंग फैक्ट है अबाउट मीन कि कभी हमने उसको इस तरह से मीन को सोचा भी नहीं था कि ये अच्छा मीन में ये भी चीज होती है। फिलहाल सिर्फ ये बता रहा हूं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने पढ़ी होगी, इस n को इससे मल्टीप्लाई कर दे और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दे, ये चीज आ जाएगी। ठीक है ना। अब इसको जरा देखते हैं। कहता है अगर डेटा में जितनी वैल्यूज हों उसको अगर मीन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उन तमाम वैल्यूज का क्या आ जाता है, सम। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8 स्टूडेंट 67, 72, 68, 70, 65, 68, 75, 63। फार्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, इन सम वैल्यूज को जमा करते हैं, 548 टोटल मार्क्स बनते हैं, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच इज 8। सो द मीन मार्क्स ऑफ दिस क्लास इज 68.5। देखें किसी एक स्टूडेंट के भी नंबर 68.5 नहीं है, ऐसा ही है ना। अब हमें कहें जी इस क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनके मीन 68.5 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यूज इन दिस डेटा सेट आर राउंड अबाउट, इर्द गिर्द हैं इसके 68.5 के। अब वो कितना का राउंड अबाउट है वी डोंट नो, हमें नहीं पता, बस इसके इर्द गिर्द ही है। वैसे भी मीन मीन होता है, मीन मीन होता है। आप कहेंगे मीन मीन का क्या मतलब है? मीन का मतलब होता है सेल्फिश, खुदगर्ज। हमने पूछा डेटे का मीन क्या है, वो कहता जी मैं हूं 68.5। हमने पूछा भाई बाकी वैल्यू क्या है, कहता मुझे नहीं पता क्या है। तो सेल्फिश यही नहीं होता, उसे अपनी जात से गर्ज होती है। तो मीन को सिर्फ अपनी जात से गर्ज है। मीन इज मीन, मीन मीन होता है, मीन खुदगर्ज होता है। यस, इससे नहीं पता चलता कि बाकी वैल्यूज किधर है। तो एक क्लास की एवरेज है 63, बता सकते हैं बाकी लोगों के नंबर क्या, पता नहीं। मीन इज मीन। ठीक, 1 मिनट आप वेट करेंगे। जी, तो डेटे का मीन है 68.5। 68.5 मीन मार्क्स किसी एक स्टूडेंट के भी नहीं है, सिंगल वन के भी नहीं है। अब जो जो फैक्ट बताने लगा था इस मीन के मुतालिक वो क्या है, आप सपोज कर लें, सपोज लफ्ज बोल रहा हूं, हर स्टूडेंट के नंबर इतने सपोज कर लें। इफ वी अज्यूम ईच वैल्यू इक्वल टू मीन ऑफ द डेटा, है नहीं, है नहीं। 68 की बजाय मैंने कहा 68.5, 72 की बजाय मैंने कहा इसने भी 68.5 नंबर लिए हैं, 68 की बजाय मैंने कहा इसने भी 68.5 लिए हैं, 63 की बजाय मैंने कहा 68.5, यानी कि हर वैल्यू को मैंने कह दिया है कि ये 68.5 ही नंबर लिए हैं। जब मेरे पास ओरिजिनल मार्क्स थे स्टूडेंट्स के, ओरिजिनल, मैंने कहा इनका टोटल बनता है 548। ठीक, ये नंबर मैंने लिए हुए हैं, अज्यूम किया हुआ है। आप कहें ये सर आपने क्या किया, ये तो गलत है, हर एक के तो नहीं है। मैं कहूंगा हाँ गलत तो नहीं है, लेकिन अमेजिंगली एक चीज ठीक है, और वो क्या है, इनको जरा ऐड कीजिएगा, इनको जरा ऐड कीजिएगा सबको। कोई चीज बार बार ऐड करनी हो तो हम मल्टीप्लाई ना कर लें, 8 दफा क्या 68.5, 8 दफा ऐसे ही आ रहा ना। और जरा नोट कीजिएगा 548 सम आएगा इसका, कर लीजिएगा नोट आप। 548 सम है किसका, तमाम क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम है 548। हर स्टूडेंट के नंबर कितने रखे सर, मैंने 68.5। आपने कहा ना सर ये तो 67 था। तो मैं कहूंगा तुमने क्या स्टूडेंट का सम फाइंड किया है? सर मैंने तो 548 फाइंड किया ओरिजिनल वैल्यूज के साथ। तो देखा मैंने अज्यूम वैल्यू के साथ सम किया और वो भी 548 ही आया। यही ऐसा नहीं है कि बाई चांस इस डेटे में आ गया सर, क्या हर ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। इफ वी अज्यूम ईच वैल्यू इन द डेटा इक्वल टू द मीन ऑफ द डेटा,
then the sum of the original values and sum of the supposed values will always equal, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 8 टाइम मीन इज इक्वल टू 548। जरा नोटेशन दे दिएगा, ये 8 क्या है सर, ये तो नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा, ठीक है। ये 68.5 क्या है, ये तो डेटा का मीन है, दैट्स ट्रू। 548 क्या है सर, ये वैल्यूज का सम है, ये तो वैल्यूज का सम है, फिर तो ये बराबर नहीं हो गया, फिर तो ये बिल्कुल बराबर हो गए। तो फिर क्या प्रॉपर्टी बन गई, मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है इस वैल्यू को 8 दफा जमा कर लें, ईच वैल्यू इज इक्वल टू द मीन ऑफ द डेटा एंड परफॉर्म इट्स सम, आंसर विल बी द सेम, दैट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल वैल्यूज। अमेजिंग फैक्ट अबाउट मीन, एक भी वैल्यू मीन के बराबर नहीं है। मैंने हर वैल्यू को मीन कह दिया है, बाकी कोई चीज ठीक नहीं होगी, लेकिन इसका सम कर लें और हर वैल्यू को मीन के बराबर रख के सम कर लें, ये दोनों जरूर सेम होंगे। यानी कि ये प्रॉपर्टी मैंने प्रूव कर दी। क्या प्रॉपर्टी, इफ वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ वैल्यूज विद द मीन ऑफ द डेटा वी विल गेट द सम ऑफ दैट ऑल द वैल्यूज इन द डेटा, चाहे ओरिजिनल वैल्यू आपको पता भी ना हो, लेकिन सम आ जाएगा। जरा इसका यूज देखिएगा। द मीन वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इज 50। 10 स्टूडेंट थे क्लास में और उनका मीन वेट 50 है। When 2 स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, 2 स्टूडेंट क्लास से उठे और बाहर चले गए, बाकी रह गए क्लास में 8। द मीन वेट बिकम्स 48 kg, बाकी रह गए 48। फाइंड द मीन वेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द क्लास। 2 स्टूडेंट का कहता मीन वेट क्या होगा, कौन से 2, जो क्लास से चले गए। आप कहेंगे सर हम 2 स्टूडेंट जो क्लास से चले गए थे उनका टोटल वजन लेके 2 पर तकसीम कर देंगे। बिल्कुल ठीक आपने मुझे आंसर किया है। क्या आपको क्लास में किसी एक स्टूडेंट का भी वजन पता है? किसी एक सिंगल स्टूडेंट का भी वजन नहीं पता आपको। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, ये जो क्लास में 10 लोग बैठे हुए हैं जिनका एवरेज 50 बनता है, आप क्या करेंगे, इन 10 लोगों का टोटल वजन कैलकुलेट कर लें। अब आप कह देंगे सर वजन तो एक का भी नहीं पता, और आप कहते हैं जी 10 का टोटल वजन कितना है, तो अभी तो प्रॉपर्टी पड़ी है, हर स्टूडेंट के वजन को 50 करें तो 10 स्टूडेंट है तो इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, n 10 x बार 50, 500 kg इज द टोटल वेट। देखें मुझे इंडिविजुअल वजन की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो 10 स्टूडेंट का टोटल वजन रिक्वायर्ड था जो मैंने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट, क्लास में से चले गए 2, 8 स्टूडेंट क्लास में बैठे रह गए। 8 स्टूडेंट की जो एवरेज है, द टोटल वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स, 8 क्यों, व्हेन 2 स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, उनकी एवरेज आ गई 48। हर स्टूडेंट के वजन को 48 कंसिडर करे और 8 स्टूडेंट है, उनका टोटल वेट आता 384। तो क्या इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 स्टूडेंट का टोटल वेट 116 नहीं आ जाएगा? उनको 2 पर तकसीम कर दे, तो जो लोग क्लास से उठ के चले गए थे उनका एवरेज, उसने एवरेज पूछा, उसने ये नहीं कहा जो क्लास से चले गए थे उनके एक एक के वजन बताएं, बता भी नहीं सकते, उसने कहा था एवरेज बता दें। हमें इससे कंसर्न नहीं है 2 स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल वेट क्या है, इससे जरूर हमें कंसर्न है कि उन 2 स्टूडेंट्स के टोटल वेट क्या है। वो कहता है ना कि आपको आम खाने से गर्ज होना चाहिए, गुठलियां गिनने से क्या, आपको क्यों गिनना है कि एक का वजन कितना था, 2 का वजन कितना था, आपको चाहिए था टोटल वजन दोनों का क्या था, वो तो आपको मालूम हो गया 116 kg, और उसके बाद आप सॉल्व कर दें। 58 kg ऑफ द मीन वेट ऑफ दो स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द क्लास। अमेजिंग, एक का भी वजन नहीं पता, लेकिन हम उधर से हमने घुमा घुमू के ना पता कर लिया। ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है बिजनेस डेटा में कि जी ये एक फॉर्म है, इसमें जो एम्प्लॉइज हैं उसकी एवरेज इनकम इतनी है, इसकी एवरेज इनकम इतनी है, अब फ्लां के टोटल इनकम बताएं। आपने कहा इनकम किसी एक पर्सन की नहीं बता रहे और क्या दे दी, फ्लां की टोटल बताएं। तो ये मीन कैलकुलेट कर ले, हर एम्प्लॉय की इनकम को मीन के बराबर रख लें, जितने एम्प्लॉय की इनकम का टोटल करना हो। मैं ये नहीं कह रहा आप इंडिविजुअल इनकम बता सकते हैं, लेकिन कम से कम ये देखें टोटल जरूर बता सकते हैं।
बिल्कुल इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन है। फॉर अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑन ट्यूसडे 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास टुक अ मैथ टेस्ट एंड देयर मीन मार्क्स वाज 80। 25 में से 20 स्टूडेंट टेस्ट दे दिया, टीचर ने पेपर मार्क किया और बाद में एवरेज पे निकाल ली, वो 80 आई। ऑन फ्राइडे रिमेनिंग 5 रह गया ना, 5 took the math test and their mean marks was 90। फ्राइडे को जो 5 स्टूडेंट थे उनके मीन मार्क्स 90 आ रहे हैं। कहता फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द एंटायर क्लास, यानी कि 25 स्टूडेंट्स का एवरेज बताएं। 20 ने एक दिन टेस्ट किया, उसके मीन मार्क्स 80 थे। 5 ने एक दिन टेस्ट दिया, उनके मीन मार्क्स 90 थे। आपने बताना है ये पूरी क्लास में जो 25 स्टूडेंट बैठे हुए हैं इनके मीन मार्क्स क्या आ रहे हैं। आप क्या करें, 20 स्टूडेंट के टोटल नंबर ले लें, अभी पढ़ा हुआ है। द टोटल मार्क्स फॉर 20 स्टूडेंट हु टुक द टेस्ट ऑन ट्यूसडे n into x बार 1600 नंबरों का टोटल बनता है। 5 स्टूडेंट टुक द मैथ टेस्ट ऑन फ्राइडे, उनके टोटल मार्क्स n into 90, मतलब हर स्टूडेंट के नंबर 90 और 5 स्टूडेंट हैं तो 450, दोनों को ऐड कर दें। 25 स्टूडेंट के जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो 250 बनते हैं। मीन लेने के लिए उन्हें 25 से डिवाइड कर दें, 82 इज द मीन मार्क्स। आपके ए बी सी 3 सेक्शन है। ए टीचर ने स्टैट्स का पेपर मार्क करके आपकी एवरेज बना दी, बी टीचर को कोई और पढ़ा रहा है एवरेज बना दी, सी टीचर को कोई और पढ़ा रहा है और उसने एवरेज बना के तीनों एवरेजेस आपके वो जो अटेंडेंट हैं या आपके चेयरपर्सन है या आपके डायरेक्टर साहब हैं उनकी टेबल पर पहुंच गए। तीनों टीचर हर टीम अलग-अलग सेक्शन से आ रहे थे। अब वो कह रहे हैं जी कि ये थर्ड सेमेस्टर के स्टैट्स की एवरेज क्या बनती है, ये तो अलग-अलग है, तीनों सेक्शंस को कंबाइन करके एवरेज बताएं। तो आप क्या करेंगे, इस मेथड से आप हर एक का टोटल अलग-अलग कर देंगे, बाद में इनको कंबाइन कर देंगे। लाइक कुछ इस तरह से उसने कहा मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 3 सेक्शन। ए सेक्शन की एवरेज 45 नंबर है, बी सेक्शन की एवरेज 40 है और सी सेक्शन की एवरेज 35 है और हर सेक्शन के नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए, ए में 50 हैं, बी में 40 हैं, सी में 60 हैं। कहता फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द 3 सेक्शंस, तीनों सेक्शंस की एवरेज बतानी है। तो आप क्या करें, हर सेक्शन का टोटल कर लें। पहला जो ए सेक्शन है स्टूडेंट उसमें 50 हैं, मीन उसका 45 है। आप n को x बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सेक्शन ए है उसके टोटल स्टूडेंट 2250 नंबर ले रहे हैं। सिमिलरली बी सेक्शन के टोटल स्टूडेंट 40 हैं, एवरेज भी उनकी 40 है दी गई है, ये स्टूडेंट भी 40, तो बी सेक्शन के टोटल नंबर 1600 बनते हैं। सी सेक्शन के टोटल 2100 बनते हैं। दोनों सेक्शंस को स्टूडेंट्स को इकट्ठा करें, 150 स्टूडेंट है, टोटल उनका ये बनता है। इसके बाद इनको डिवाइड कर दें 150 पे, तो ये आपके पास 39.67 इज द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 3 सेक्शन। मीन का इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं है। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डेटा डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा, इसके अलावा और कोई मेथड एवरेज फाइंड करने का नहीं है। बस ये एक लास्ट रह गया ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अली हैज अ ग्रेड ऑफ 84, 65, 76 ऑन 3 मैथ टेस्ट। उसके 3 मैथ टेस्ट हो चुके हैं, पहले में उसने 84 मार्क्स लिए हैं, दूसरे में 65 और तीसरे में 76 है। व्हाट मार्क्स मस्ट ही obtained ऑन द नेक्स्ट टेस्ट, एक टेस्ट रह गया 4th, टू हैव एन एवरेज ऑफ 80 इन 4 टेस्ट। उसे ना टारगेट दिया गया था कि अगर तुम्हारे 4 टेस्ट की एवरेज जो है, 4 टेस्ट की एवरेज 80 नंबर बनती है तो तुम्हें कोई स्कॉलरशिप या कोई इंसेंटिव दिया जाएगा। अली ने टारगेट अचीव ले लिया, पहला टेस्ट लिया तो उसने 84 लिए, लेकिन दूसरे टेस्ट में वो अपनी एवरेज से काफी नीचे चले गया 65, फिर एफर्ट की को करीब करीब आ गया। अब रह गया उसका एक टेस्ट, चौथा टेस्ट 4th, और एवरेज उसे बनानी थी चारों की 80। वो खुद देखना चाहता है बिफोर टाइम कि मेरे इस टेस्ट में कितने नंबर आना मस्ट है ताकि चारों की एवरेज 80 बन जाए। यही प्रॉब्लम है ना, आपको भी टारगेट कैलकुलेट करना होता है। लाइक आपने जीपीए ली हुई है,
अब आप कहते जी इस सेमेस्टर में मेरे कितने नंबर आना जरूरी है कि मेरा टारगेट है 3.2 या 3.3 जीपीए लेना, तो आप पहले बिफोर टाइम कैलकुलेट करते हो। आप क्या करें, 80 की एवरेज मेंटेन करनी है 4 टेस्ट में, आप 4 टेस्ट का टोटल कैलकुलेट कर लें, n इंटू एक्स बार, 320 नंबर उसके इन टोटल आते हैं 4 टेस्ट में, तब उसकी एवरेज 80 की बनेगी। मैंने हर टेस्ट को 80 मार्क्स का 80 मार्क्स रिक्वायर किया, 4 टेस्ट थे, 320 नंबर उसके आ गए। टोटल मार्क्स ऑफ द फर्स्ट 3 टेस्ट इनको जमा कर लिया मैंने, तो पता चला कि 225 नंबर वो ले चुका है, बाकी रह गया उसका सिर्फ एक टेस्ट। 320 उसका टारगेट था, 225 ले चुके हैं, फोर्थ टेस्ट के नंबर माइनस कर दे, 95 वो टारगेट पे है। अब एक टेस्ट में लास्ट 95 अगर वो मार्क्स लेगा, देन अपना ये जो 80 वाला एवरेज टारगेट है तब वो जाके अचीव कर सकता है। देखें ये 4 प्रॉब्लम्स मैंने आपसे शेयर किए, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं कि हम मीन को यूज करते हैं कि जी हर वैल्यू मीन के बराबर है, और टोटल वाला कॉन्सेप्ट यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं।